नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना और मीडिया डिक्शनरी की संवाद श्रृंखला सबकी खबर रखने वालों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि इस संवाद श्रृंखला में हम पत्रकारों से बात करते हैं और आज मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवाने वाली हूं वो अमर उजाला डिजिटल के संपादक श्री जयदीप कर्णिक जी हैं। और सर को श्रेय जाता है दुनिया की सबसे पहली हिंदी वेब पोर्टल webdunia.com की जो एडिटोरियल टीम थी उसको लीड करने का भी। सर एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं और नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल इश्यूज को बहुत ही संजीदगी से उठाया है। प्रूफ रीडिंग से लेकर आज एडिटोरियल की पूरी जो जिम्मेदारी है उसको देख रहे हैं, उस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। एक लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, तो सर के अनुभवों से हम कुछ सीखेंगे। जयदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया डिक्शनरी पर। बहुत नमस्कार भावना जी, और मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत आभार। सर सबसे पहला जो सवाल है, सवाल क्या बल्कि आप इसको जिज्ञासा ही समझें कि जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कहाँ कैसे बीता, पत्रकारिता की ओर रुझान कैसे हुआ और क्या पत्रकारिता में कोई रोल मॉडल भी रहा है आपका? जी, महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आज पत्रकारिता करते हुए बहुत लंबा वक्फा हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 2-2.5 दशक का समय है। 30 साल से मैं जॉब में हूँ, लेकिन उसमें से लगभग 25 साल मैंने पत्रकारिता में ही, सक्रिय पत्रकारिता में गुजारे हैं। जी। तो बचपन मेरा इंदौर में ही बीता है। ये दिलचस्प बात है कि मेरी जन्मस्थली मुंबई है, क्योंकि मेरी माताजी मुंबई से हैं। तो मुंबई में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद सारा बचपन इंदौर की गलियों में बीता। इंदौर के केंद्रीय विद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, 1ली से 12वीं की, और इंदौर के होलकर विज्ञान महाविद्यालय से मैंने स्नातक की उपाधि ली है, और फिर वहीं विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर भी किया है। पत्रकारिता के जो बीज हैं वो मेरे में नैसर्गिक है कि मेरे पिताजी भी खेल पत्रकारिता बहुत सक्रिय रूप से कर रहे थे, और उन्होंने खेलों पर, कुश्ती पर खास तौर पे, क्योंकि वो खुद एक बड़े रेसलर, बड़े पहलवान रहे, तो उन्होंने खूब लिखा कुश्ती की, लाइव रिपोर्टिंग की। और जब वो लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए जाते थे दंगल देखने, तो मुझे साथ में ले जाते थे। तो किस तरीके से वो उस पूरी कुश्ती को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर वो वहां से ही मुझे स्कूटर पर बिठाकर नई दुनिया दफ्तर ले जाते थे, इंदौर का, मध्य प्रदेश का और मध्य भारत का सबसे प्रतिष्ठित अखबार। और नई दुनिया के दफ्तर में वो मुझे इधर उधर टेबलों पर छोड़ देते थे और अपना रिपोर्टिंग लिखते थे। तो कहीं ना कहीं उस अखबार के दफ्तर में जाने से ही मुझे लगता है शुरुआत हुई। फिर जब मैं 10वीं कक्षा में था, तो डॉक्टर ओम नागपाल, जो उस वक्त इंदौर के दैनिक भास्कर के संपादक थे, वो चूंकि मुझे मार्गदर्शन देते थे, मेरे पिताजी के शिक्षक रहे वो क्रिश्चियन कॉलेज में इंदौर के, तो मैं जब डिबेट वगैरह बोलने जाता था तो मार्गदर्शन के, तो उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियां तुम्हें ऐसे खराब नहीं करनी है, तुम भास्कर के दफ्तर आया करो। तो मैं 10वीं में गर्मी की छुट्टियों में, जब बच्चे घूम रहे फिर रहे होते थे नाना नानी के घर, तो साइकिल उठाकर दैनिक भास्कर के दफ्तर जाता था, और वहां पर नागपाल सर जो भी मुझे असाइनमेंट देते थे, किसी न किसी विषय पर रिसर्च करने को देते थे। कई बार मैं उनको कोई टिप्पणी देता था तो पत्र संपादक के नाम में छपती थी वो, और वो मुझसे अलग अलग विषयों पर रिसर्च करवाकर और लिखवाते थे। तो वो एक अनुभव रहा। और उसके बाद जब कॉलेज में मैं आया, और कॉलेज में हम लोगों ने वाद विवाद और अपनी रचनात्मक सक्रियता को जारी रखा, तो उसमें एक प्रतिमान संसद प्रतियोगिता होती है भावना जी, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालय भाग लेते हैं, और वो एक ऐसा अनुभव था जिसने बहुत बड़ी दिशा बदलने में भूमिका निभाई जीवन की। हम इंदौर विश्वविद्यालय के करीबन 30-32 छात्र छात्राएं दिल्ली गए, और दिल्ली में उस प्रतियोगिता की राष्ट्रीय स्तर पर हमने शिरकत की, और इंदौर विश्वविद्यालय उसमें प्रथम आया। क्या बात। मुझे उसमें सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला था, लेकिन हम उस पुरस्कार को जीतने के बाद जब ट्रेन से इंदौर लौट रहे थे, तो मैं और मेरे कुछ साथियों ने उस ट्रेन में ये विचार किया कि क्या हम इस तरह से प्रतियोगिताएं जीतते रहेंगे और पुरस्कार हासिल करेंगे और अपने बच्चे और पोते पोतियों को दिखाएंगे, इतना पर्याप्त है या कुछ और करना चाहिए। विचार इतना खदबदाया मन में कि हम 4-5 साथी, मैं था उसमें, मेरे साथ मृणाल पंत थे, विप्लव गुप्ते थे, और आशीष जैन थे। हम सब लोग अपने अपने घरों में नहीं जाके मेरे घर चले गए, और मेरे घर में बैठ की और महफिल जमा ही करती थी उस वक्त खूब। तो हम लोग रात भर इस बात पर विचार करते रहे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने की बजाय हमारी ये युवावस्था अधिक सार्थक हो, अधिक रचनात्मक हो, हम कोई योगदान दे सकें। और वो जब भोर हुई उस रात की,
तब हमारे मन में विचार आया कि हमें युवाओं के लिए एक अखबार निकालना चाहिए। वो इसलिए निकालना चाहिए कि शहर से निकलने वाले अखबार युवाओं को ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं देते। वो हम्म। युवाओं की बात को उतनी मुखरता से नहीं रख पाते। उस वक्त देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करीबन 30 से 35 कॉलेज आते थे। इन जी। कॉलेजों में क्या हो रहा है, आप भी चूंकि एक टीचर हैं, आप समझ हम्म। सकते हैं हमने किस गैप को आइडेंटिफाई किया था उस जमाने में। और जी। हमने सोचा कि अगर हम इन कॉलेजों के बीच में संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं। ये सारी प्रतियोगिताएं, एक कॉलेज के बच्चे को नहीं मालूम कि दूसरे कॉलेज में क्या हुआ। अखबारों में कोई छोटी न्यूज कभी छप गई तो छप गई। जी। दूसरे जो जिले हैं आसपास के, धार वगैरह, जिनके कॉलेज भी संबद्ध देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ही थे उस समय, उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता कि क्या हो रहा है कॉलेज में। तो हमने सोचा कि इनको जोड़ने वाली कड़ी के रूप में हमें एक केवल कॉलेज के छात्र छात्राओं का अखबार निकालना चाहिए। और उस विचार ने मूर्त रूप लिया और हमने उद्घोष प्रयास नाम से एक अखबार बाकायदा आरएनआई रजिस्टर करके उस जमाने में शुरू किया, जिसकी हम अरे वाह! मेंबरशिप कॉलेज में क्लासेस में जाके देते थे। और बड़े जोर शोर से और दुनिया बदलने और क्रांति करने के मंसूबों के साथ उस अखबार को निकाला। वो मेरा पत्रकारिता का, आप कह सकती हैं, बाकायदा पहला प्रोफेशनल अनुभव था, जिसमें अखबार पर विचार करके उसको छपवाने से लेकर उसको लोगों तक, छात्रों तक पहुंचाने तक की पूरी प्रक्रिया से मैं जुड़ा रहा। लगभग 2 साल तक हमने उस अखबार को बहुत जुनून के साथ निकाला। उसके साथ जितने साथी जुड़े थे, एक संयोग, अब उसको आप संयोग कहें, दुर्योग कहें, दुर्भाग्य कहें, अधिकतर लोग अपने घर के इकलौते थे और सभी पर परिवार की जीविका चलाने का और अपने करियर को तलाशने का भी संकट था। और हमारे जी। अखबार का काम ऐसा तो नहीं था, उसमें तो हमारी जेब के पैसे लग जाते थे। बट हुँ। हमने बहुत जुनून से वो अखबार निकाला और यही मेरा पत्रकारिता से पहला जुड़ाव था, भावना जी। क्या बात है। एक जिज्ञासा और है कि जिस वक़्त आप एक तरीके से दुनिया का पहला हिंदी वेब पोर्टल, अगर मैं बात करूँ webdunia.com की, जब उसको लीड कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर भारत में एक तरीके से इंटरनेट बहुत पुराना नहीं था। तो आपके जो साथी ट्रेडिशनल मीडिया में काम कर रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो क्या कह रहे थे आपको जब आपने जॉइन किया डिजिटल मीडिया उस दौर में? और उस वक़्त वेब पोर्टल को चलाने में क्या चुनौतियाँ जो थी वो उनका सामना करना पड़ा आप लोगों को? मेरी पत्रकारीय यात्रा से जुड़ा हुआ ये भी बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भावना जी। और मैं अपने जो साथी उस वक्त पारंपरिक मीडिया से, खासतौर पर अखबार से, उस वक्त तो अखबार ही प्रभावी थे, टेलीविजन चैनल तो उतने प्रभावी रूप में आए ही नहीं थे। न्यूज़ कैप्सूल्स थी, वर्ल्ड दिस वीक की, या जी। फिर आज तक का एक कैप्सूल चालू हुआ बाद में जाकर। तो टेलीविजन मीडिया का उतना प्रभाव नहीं था। तो पत्रकारिता के लिए तो अखबार ही सबसे प्रमुख माध्यम होते थे और लोगों को लगता था किसी अखबार से हमें पत्रकारिता शुरू करनी है। और मेरी भी जो डिजिटल, आज मैं इतने लंबे समय से डिजिटल मीडिया में हूँ, मुझे जो कुछ भी पत्रकारिता की सीख आगे की मिली है, हालांकि मैं अखबार में भी संपादक रहा, लेकिन डिजिटल में मुझे काफी सीखने को मिला, पहचान मिली और डिजिटल में मैंने बड़ा आनंद भी लिया। लेकिन मेरा जो शुरुआती जुड़ाव था उसमें मैं खुद संकोच में था कि मैं इस डिजिटल मीडिया में जाऊं या नहीं जाऊं। ये एक बहुत दिलचस्प संयोग है। तो मैंने अपने अखबार की जो यात्रा शुरुआती थी, जो कॉलेज में हमने प्रयास नाम से अखबार निकाला, उसके बाद मैंने भी करियर को देखते हुए एमबीए वगैरह करना शुरू किया मास्टर्स के बाद, और मैं एक प्रोफेशनल जॉब में चला गया एक मल्टीनेशनल कंपनी में। लेकिन चूंकि मेरे अंदर वो पत्रकारिता के और रचनात्मकता के गुण थे, तो 4 साढ़े 4 साल 1994 से 98 वो जॉब करने के बाद मैंने अचानक उसको छोड़ा और मैंने इंदौर में नई दुनिया अखबार में पत्रकारिता करना शुरू की विधिवत। और मेरी पत्रकारिता की पहली जॉब वही थी। तो मैंने कहा, पहले नई दुनिया परिसर में जाता था, भास्कर में 2-3 महीने लगातार गया ना, लेकिन वो अनौपचारिक था। औपचारिक रूप से मैंने 1998 में दिसंबर में नई दुनिया ज्वाइन किया था। अब ये संयोग है कि नई दुनिया के उसी परिसर में पीछे अखबार के कागजों के गोदाम को खाली कराकर वेब दुनिया की शुरुआत हुई। जैसे किसी बड़े स्टार्टअप की शुरुआत होती है, वो सचमुच हमारे सामने एक दिन अखबार की बड़ी बड़ी रीलों को हटाया जा रहा था। मैंने कहा क्या है? बोले नहीं नहीं, वो अभय जी के सुपुत्र है ना, विनय सजलानी जी, वो यहाँ पर कुछ करने वाले हैं डिजिटल का। मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो उन्होंने 1-2 बैठकें ली संपादकीय साथी की और उन्होंने कहा कि हम कुछ करना चाह रहे हैं डिजिटल पे, हम पोर्टल बनाएंगे। और मैं सच कहूं तो मुझे शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि तुम यंग हो, तुम्हारे जैसे युवा पत्रकारों की, लिखने वालों की जरूरत है, टेक्नोलॉजी टीम तो हमारे पास बहुत बड़ी है। मैंने 2 बार मीटिंग ली, तुम आए क्यों नहीं? तो मैं नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया कि मुझे लगा कि यार मैं तो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर ही पत्रकारिता में आया हूँ, वो पत्रकारिता करना चाहता हूँ। नहीं, वो ये पता नहीं क्या एक नई कॉर्पोरेट लाइफ के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, ऐसा संकोच था। और 23 सितंबर 1999 को वेब दुनिया लॉन्च हुई। उस वक्त मैं विधिवत उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन 1-2 छोटे प्रोजेक्ट मैंने करने चालू किए थे। मेरा वेब दुनिया से जुड़ाव जो हुआ वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हम लोकलाइजेशन के करते थे उसके तहत हुआ।
लेकिन बाद में मैंने वेब दुनिया में जुड़कर डिजिटल जर्नलिज्म को बाकायदा अपनाया, सीखा, बहुत सारे नए-नए प्रयोग किए और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस समय में डिजिटल को लेकर जागरूकता का इतना अभाव था कि हमको ये दिक्कत होती थी कि डिजिटल से नए पत्रकार जुड़ना ही नहीं चाहते। जैसे शुरू में मैं खुद ही नहीं जुड़ना चाहता था। डायल अप जी। कनेक्शन का ज़माना था, आज की तरह इतना 4G 5G वाला इंटरनेट नहीं था, घर में लगे हुए ब्रॉडबैंड नहीं थे और मैंने भी जब शुरू में जुड़ा तो बड़ा लगा कि यार एक फ़ोटो अपलोड करो और 20 मिनट इंतज़ार करना होता था कि यार ये फ़ोटो अपलोड हो जाए तो आगे खबर बढ़ाएँ। उस ज़माने से मैंने डिजिटल की पत्रकारिता शुरू की है और जब मैंने खुद इसका काम देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि नए युवा पत्रकार इससे जुड़ने में संकोच करते हैं। तब हमने बीबीसी के साथ मिलकर सलमा ज़ैदी जी उस वक़्त बीबीसी की संपादक हुआ करती थी, अब तो खैर जी। वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उन्होंने मेरे साथ आकर ये जब दिक्कत साझा की, मैंने कहा सलमा जी हमें भी यही दिक्कत आती है। बोले वेब दुनिया तो इतना बड़ा नाम है, उस समय देखिए बीबीसी भी कहता था वेब दुनिया इतना बड़ा नाम है डिजिटल पत्रकारिता में, तो क्या किया जाए? तो हमने एक आइडिया पर काम किया, हमने सोचा कि देश भर के जो बड़े पत्रकारिता संस्थान हैं, उनमें वेब दुनिया और बीबीसी के संयुक्त उपक्रम के तहत हम एक कार्यशाला चलाएं। उस कार्यशाला में न केवल हम डिजिटल पत्रकारिता को लेकर लोगों में जागरूकता लाएं, स्टूडेंट्स जो नए जर्नलिज्म सीख रहे हैं उनमें जागरूकता लाएं, बल्कि वहीं पर हम एक टेस्ट लेते थे और उस टेस्ट में हम उस कॉपी के जरिए डिजिटल के लिए अपने पत्रकारों का चयन करते थे। कुछ को बीबीसी में काम मिला, कुछ को वेब और वो सारे पत्रकार आज तो हमको उस वक्त ये करना पड़ा। तो हम जयपुर गए, लखनऊ गए, दिल्ली के जितने बड़े-बड़े पत्रकार आईआईएमसी हो या जामिया हो या एक दो जी। और प्राइवेट संस्थान है, हम सब में गए। सब में हमने एक बाकायदा कोर्स तैयार किया था जिसके माध्यम से हम डिजिटल के बारे में बताते थे। वो हमने बताया वेब दुनिया और बीबीसी के माध्यम से और उससे हमको नए पत्रकार, नई पौध डिजिटल के लिए मिली। अब जाकर किसी को बताना नहीं पड़ता, आज का दौर अलग है। आजकल जब बच्चे बल्कि आते हैं तो डिजिटल के बारे में आज ही हमारे अमर उजाला के दफ्तर में वाराणसी से डिजिटल की पत्रकारिता पढ़ने वाले 25-30 आए थे और उन्होंने अखबार का भी दफ्तर देखा, लेकिन वो डिजिटल को लेकर बहुत जागरूकता थी, उत्सुकता थी। तो अब दौर बदल गया है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 2003 और 4 की, जब हमने इस तरह की वर्कशॉप्स चलाई जी। और तब हमको सफलता मिली पत्रकारों को, नए पत्रकारों को डिजिटल की तरफ मोड़ने में। पत्रकारिता में एक लंबा समय गुजरा है आपका। जाहिर सी बात है कि कई खट्टे-मीठे अनुभव हुए होंगे। कुछ ऐसा वाकया या अनुभव जो आप साझा करना चाहें? क्योंकि जो पत्रकारिता में आ रहे हैं छात्र, उनके लिए भी ये संवाद श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण होगी और बहुत कुछ उनको वरिष्ठ पत्रकारों के अनुभवों से सीखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल, बहुत लंबी यात्रा रही और कई सारे खट्टे और मीठे दोनों ही तरह के अनुभव हैं। हुँ। और जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो ऐसी बहुत सारी खबरें थी जो मुझे लगता था कि समाज हित की हैं, देश हित की हैं, उनको छपना चाहिए और वो जब नहीं छपती थी तो मैं मायूस हो जाता था। लेकिन उन सब से सीखने को मिलता है कि किस तरह की संवेदनशीलता खबरों के पीछे की होती है। कोई खबर नहीं छपती है तो क्यों नहीं छपती और पत्रकारिता का आपका जो जुनून है, उसको जी। कई हद तक व्यावहारिकता से कहाँ और कैसे जोड़ना होता है। मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताता हूँ कि पत्रकारिता में सतर्क क्यों रहना होता है और किस तरीके से आपको हर खबर को लेकर अलर्ट रहना होता है। मैं जब नई दुनिया इंदौर में संपादक था तब एक खबर मेरे पास ऐसी आई जिसमें मतलब मैंने अपने न्यूज़ एडिटर से पूछा तो उसने कहा कि साहब बहुत ज़्यादा सोना आईएमए के उस वक्त के जो प्रमुख थे उनके घर पे और वो वैसे ही जांच चल रही थी उन पर सीबीआई की। तो मैंने कहा कि यार सीबीआई की जांच चल रही है वहां तक ठीक है, इतना सोना आपको पता है कि हमारे रिजर्व में कितना सोना होता है? और उन्होंने उस वक्त कुछ जो खबर, तो मैंने कहा ये खबर आपने कहाँ से ली? तो उन्होंने कहा यूएनआई से। मैंने कहा यूएनआई का कौन सा टेक है? तो यूएनआई का चेन्नई का टेक। मैंने कहा यार गुजरात के वो रहने वाले थे, अमित देसाई करके उनका नाम था और सीबीआई दिल्ली में जांच कर रही है, यूएनआई चेन्नई से ये खबर जारी होने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। और मैंने फिर यूएनआई के दफ्तरों को फोन करना शुरू किया, दिल्ली फोन किया, नहीं मिला। भोपाल में हमारे नई दुनिया के उस वक्त जो संपादक थे वो पूर्व में यूएनआई में रह चुके हैं गिरीश जी, मैंने उनको फोन किया, वहां से चेन्नई का नंबर लिया, चेन्नई में जिस व्यक्ति ने खबर बनाई थी उनका नंबर लिया, वो दफ्तर में नहीं थे, उनका मोबाइल नंबर लिया, वो घर पर। तब मुझे पता लगा कि उनको जो 1.5 केजी गोल्ड लिखना था उसको वो 1500 किलो गोल्ड लिख गए थे गलती से और वही सबने चला दी थी खबर। और कुछ अखबारों में वो अपने फर्स्ट एडिशन में हेडलाइन बनकर छपी। अब आप बताइए कि छोटा सा, लेकिन आपको कॉमन सेंस किस तरीके से रखना होता है। ऐसे ही जब अमर उजाला में मैं काम देख रहा था डिजिटल का वेबसाइट पर, तब मैंने देखा कि देश की बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स पर खबर चली और मेरे न्यूज़ एडिटर मेरे पास आए जिसमें लिखा था कि सरकार ने सबके मोबाइल फोन्स में पैड बना ली है और उसमें अचानक से सब में यूपीआई आईडी और एक फोन नंबर आने लगा है जो सरकार ने जासूसी के लिए एम्बेड किया है।
मैंने कहा अच्छा। नहीं, इस तरह की खबर हम बिना जाँच किए नहीं लगाएँगे, तो बड़ा गंभीर मामला है। और हुँ, जब उसकी तह में गए भावना जी, तो पता लगा कि ये तो एंड्रॉइड और दूसरे फ़ोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए आने लगा कि जिस तरह इमरजेंसी फ़ोन नंबर आता है पुलिस और एम्बुलेंस का, उस तरह जी। ये यूपीआई, तो ये कोई जासूसी के लिए नहीं था। आप लोग यूपीआई से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। और हुँ, ये हुँ, बाकायदा विधिवत इसकी घोषणा, जैसे हर हुँ, बिल्ड जाता है सॉफ्टवेयर का, उसमें की गई थी। लेकिन लोगों ने हुँ, इस तरीके से उसको लिख दिया, प्रचारित कर दिया। तो ऐसी तमाम सैकड़ों घटनाएँ हैं, जो पत्रकारीय जीवन में सामने आती हैं और जिनसे आपको वाबस्ता होना पड़ता है और उसी से सीखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में पत्रकारिता के इन मूलभूत सिद्धांतों को याद रखने की और उन पर कायम रहने की ज़्यादा ज़रूरत हो, चाहे माध्यम कोई-सा भी हो पत्रकारिता। हुँ, हुँ। क्या ट्रेडिशनल मीडिया के सामने आज ज़्यादा चुनौतियाँ हैं और डिजिटल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ट्रेडिशनल मीडिया के लिए चुनौती है या फिर आप इसे इसका पूरक मानते हैं? आपने खुद ही उत्तर दे दिया भावना जी, मैं इसको पूरक मानता हूँ। कोई मीडिया एक-दूसरे को कभी चुनौती नहीं देता। लोगों में हुँ, खबरों की भूख है, लोग जानना चाहते हैं और उनके माध्यम अलग हो सकते हैं। कोई अपने दफ्तर में, जिस तरह हम लोग न्यूज़ वाले लोग लगातार टीवी लगाकर बैठे होते हैं, खबरें देखते हैं, नहीं देख पाता। जो हुँ, बैंक में काम कर रहा है, कॉलेज में काम कर रहा है, सड़कों पर घूम रहा है, दिहाड़ी का मज़दूर है, रेहड़ी लगा के बैठा है, मोबाइल पे है तो उसके मोबाइल पे वो देख लेता है, वीडियो देख लेता है यूट्यूब पे, अमर उजाला। लेकिन सुबह उसके घर में अखबार आ रहा होता है, सुबह चाय के साथ उसका अखबार से अपॉइंटमेंट होता है। दिन भर उसने कुछ भी नोटिफ़िकेशंस देखे हों, कुछ खबरों को डिटेल में पढ़ा हो, सारी खबरें वो नहीं पढ़ पाता। तो उनको एक हुँ, कैप्सूल फॉर्म में ढंग से ग्रहण करने के लिए सुबह वो अखबार के साथ आज भी टाइम बिता रहा है। अखबार पढ़ता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो उसके पास समय उपलब्ध है। फिर वो दिन भर डिजिटल मीडिया के माध्यम से बड़े अपडेट्स को लेके जुड़ा रहता है, क्योंकि अगर दफ्तर में चर्चा हो रही है, सड़क पे चर्चा हो रही है, उसको पता ही नहीं है। तो वो हुँ, अनअवेयर नहीं रहना चाहता, वो खबरों से दूर नहीं रहना चाहता। आज इज़राइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तुरंत ही नेतन्याहू के घर पर ड्रोन चला गया है, तो बड़ी बात है उसको लेकिन वो ड्रोन कैसे गया, कितने ड्रोन थे, कैसे आयरन डोम को उसने डिच कर दिया, ये वो अगले दिन अखबार में पढ़ लेगा या किसी हमारे अमर उजाला की वेबसाइट पर या कहीं वेबसाइट पर डिटेल एक्सप्लेनर होगा, तो उसको जब फुर्सत मिलेगी तब पढ़ेगा। रात को वो जी। टेलीविजन की कोई न्यूज़ या कोई कैप्सूल देख रहा होता है, या अगर वो मोबाइल पर ही है, आजकल लोग उतना नहीं देखते थे, तो मोबाइल पर खबरों को ग्रहण कर रहा होता है। समय हुँ, उसके पास जो उपलब्ध है, उसके अनुसार वो माध्यम को चुनता है। हुँ, दुनिया हुँ, सिमट कर अगर मोबाइल पर आई है, हमारी अलार्म की घड़ी, हमारे प्लानर्स, हमारी दूसरी चीज़ें अगर मोबाइल में सिमट गई हैं और हमारे टेबल से वो सब हट गया है, तो वैसे ही हुँ, खबरें भी मोबाइल पर आ गई हैं। लेकिन हुँ, असल बात खबरों की है, लोगों में खबरों की भूख है। वही अमर उजाला जो 75 साल से अखबार निकाल रहा है, वही जी। डिजिटल पर भी तो उपलब्ध है ना, तो वो ब्रांड से जुड़ा हुआ है, उसकी हुँ, क्रेडिबिलिटी से, उसकी विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है और वो दोनों एक-दूसरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, पूरक ही होते हैं। हुँ, व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से अब ऑडियो विजुअल माध्यम है, जैसे अखबार में उसने पढ़ा कि यार इस तरीके से हमला हुआ, लेकिन वही उसी का वीडियो अगर उसको देखने को मिल रहा है कि हाँ, हाँ, हमले में ये दिखाई दे रहा है, तो वो व्यक्ति की भूख होती है, जानने की जिज्ञासा होती है, उसको आप ठीक तरीके से शांत करें, तो माध्यम कोई-सा भी हो, वो खबर आपसे पढ़ लेगा, पढ़ेगा और जुड़ेगा उससे। तो इसका मतलब डिजिटल मीडिया ने लोगों की खबरों को लेकर भूख और बढ़ाई है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बढ़ाई है, सतत कनेक्टेड रहने की उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी ऐप के नोटिफ़िकेशंस देखते हैं, हम नोटिफ़िकेशन कम कर दें तो कहते हैं कि आपने क्यों? मैंने कहा भाई कई लोगों की शिकायत होती है, ज़्यादा नहीं बोले हम तो नोटिफ़िकेशन ही देखते हैं। 10 खबर मान लो मैं स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हूँ और स्टॉक पे काम करता हूँ, तो मुझे अगर स्टॉक की खबर आई तो मैं क्लिक करता हूँ और उसके डिटेल में जाता हूँ। वरना आपने लिखा कि इस राजनीतिक दल ने ये बयान दिया, मेरी राजनीति में रुचि नहीं है। तो मैं हुँ, वहीं कोई राजनीति में रुचि रखने वाला कहता भाई साहब मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। जब मैंने आपके एक पोर्टल पे देखा कि अखिलेश यादव का फलाना बयान आया है या नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। बाकी बिज़नेस की या स्पोर्ट्स की या एंटरटेनमेंट की खबरों के आप नोटिफ़िकेशन भेजते रहिए, हम उसको ये हमने बाकायदा सर्वे किया है। तो इससे जी। ये पता लगता है कि लोगों में जानने की भूख है। अब देखिए कैब ड्राइवर जो है या एक किसी बिल्डिंग में कोई गार्ड है, उसके पास दिन भर बहुत अतिरिक्त समय है, तो वो वीडियो देख रहा होता है। तो यूट्यूब के वीडियो के व्यूज़ इतने क्यों बढ़ गए हैं? हमारे पोर्टल के वीडियो व्यूज़ इतने क्यों मिलियंस में चले जाते हैं? व्यक्ति जी। के पास जो अतिरिक्त समय है, डॉक्टर्स के लाउंज में आपने देखा होगा लोग वेट कर रहे हैं तो देख रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो देख रहे हैं। तो डिजिटल माध्यम ने उस खाली समय को, उस गैप को पूरा किया है। हाँ, ये है कि तब लोग बतिया रहे होते थे आपस में, वो एक सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है जिसको अलग से हम एनालाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हुँ, ये हुँ, वक़्त है, इसी वक़्त हुँ, में तो हमने चोगे वाले फ़ोन से लेकर बैलगाड़ी से लेकर मंगलयान तक का सफ़र तय किया है ना। तो इसकी हुँ, अच्छाई-बुराई की एक अलग चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है डिजिटल मीडिया ने जब जहाँ जैसा है, अभी क्रिकेट का मैच लोग
रेलवे के डब्बे में आप यकीन मानिए, अच्छा आपका नहीं आ रहा, मेरे वाले जो नेटवर्क है उस पे तो मोबाइल आ रहा है, तो ट्रेन के डब्बे में एक छोटा भारत तैयार हो जाता है। मैंने किया है कि मेरे मोबाइल पे जब मैं इंदौर से दिल्ली की यात्रा या दूसरी जगहों की कर रहा होता हूँ अपने संस्करण क्षेत्रों की, और वो मोबाइल लग गया सामने और उस पर क्रिकेट का मैच आ रहा है या कमेंट्री और उसको लोग देख रहे हैं, या इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब इलेक्शन के रिजल्ट सब मिलकर साथ में देख रहे हैं चौक चौराहे पर, पान की दुकानों पर। तो पहले उपलब्ध नहीं था, पहले तो एक कलर फोटोग्राफ अखबार में छापने के लिए हमको मशक्कत करनी पड़ती थी, वो मैंने दौर देखा है। हर चीज की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को दूर करने वाला जब दूसरा माध्यम आ जाता है, टेलीविजन इस देश में इतना ज्यादा क्यों फला फूला। मैं अखबार में लिख रहा हूं कि इस तरीके से गोल हुआ और उसका लाइव, या पिताजी लिख रहे होते थे कि कुश्ती ऐसे हुई, उस पहलवान ने उसको ऐसे पटका, ऐसे मारा, तो उस वक्त तो स्टेडियम में जो भी 1000, 2000, 5000 दर्शक थे वही लाइव देख रहे थे, बाकी तो नहीं थे, उन्होंने पढ़ के समझा। उसी का लाइव टेलीकास्ट जब आने लगा तो व्यक्ति देख रहा है उसका, लेकिन पढ़ने का आनंद खत्म नहीं हुआ है। उसी चीज को वो जब पढ़ना चाहता है तो पढ़ता है। आज भी हम किताबों के साथ भी समय बिता रहे होते हैं, लेकिन जब उसको मिलता है विजुअल डिलाइट, विजुअल अपील, वो उसमें देख रहा होता है। तो डिजिटल ने उसको उस गैप को पूरा किया, लगातार जानने की भूख, कनेक्टेड बने रहने की भूख। दुनिया में इतनी सारी घटनाएं लगातार हो रही होती है, कई बार वो दफ्तर में है, अपने शहर से दूर है, उसको अपने मोहल्ले की घटना पता नहीं होती है। डिजिटल उस स्पेस को, उस गैप को पूरा करता है। मैं यहाँ बैठकर अगर इंदौर का अखबार पढ़ पा रहा हूँ, लोग इतने ज्यादा काम के सिलसिले में जाते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जहां पर अमर उजाला का बहुत ज्यादा प्रसार है। बचपन से उन्होंने अमर उजाला पढ़ा होता है, तो वो दूर जाकर, अमेरिका में जाकर, जर्मनी में जाकर अमर उजाला का, हमारा ई पेपर बाहर से इतना ज्यादा खोला जाता है, तो उसका आप सर्वे करते हैं तो पता लगता है कि भाई लोग ई पेपर के माध्यम से इसलिए जुड़े हैं कि वो उस अखबार को बचपन में खोलकर पढ़ते आए हैं। अब वो चूंकि बाहर चले गए हैं तो वहां से उस ई पेपर को खोल के उनको अपनी गली मोहल्ले की खबर, देश दुनिया समाज की खबर मिल जाती है। ये खबरों को ग्रहण करने का तरीका है। ट्रेडिशनल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है, इसकी कार्य प्रणाली में प्रमुख अंतर क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, और जो पत्रकारिता के विद्यार्थी, शोधार्थी इसको देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे दोनों ही माध्यमों में करीब से काम करने का मौका मिला है, दोनों की अपनी अपनी कार्यप्रणाली अलग है, दोनों की घड़ी के कांटे अलग तरीके से घूमते हैं। अखबार में एक तय समय तक अलग अलग एडिशनों के, संस्करणों के पन्ने छूटने होते हैं। आपके जिले में जहां अखबार छप रहा है, वहां से सबसे दूर जहां पर अखबार पहुंचाना है अगली सुबह, वो संस्करण सबसे पहले छपेगा। तो वो संस्करण 7-8 बजे फाइनल हो जाएगा, तो 7-8 बजे के बाद की खबरें उस संस्करण में नहीं ली जाती, इसलिए ज्यादा संस्करण अखबारों ने खोले कि देर रात तक की खबरें। तो आजकल तो 9 बजे, 9:30 बजे के पहले कोई पहला संस्करण नहीं छूटता है, लेकिन उसमें घड़ी यही होती है कि दफ्तर में लोग आना ही शुरू होते हैं 2-2:30 बजे, और वो खबरों को कंपाइल करते हैं। जितनी खबरें बड़ी उनको मिलती हैं, उनका संस्करण छूटने तक 9 बजे पहला गया, फिर 11 बजे दूसरा, आखिरी में शहर का संस्करण रात को 2 बजे, 2:30 बजे छूटता है। तब तक की सारी खबरों को समेटकर वो 14, 18, 20 जितने भी पन्ने का अखबार है, उनमें जगह देना और किस खबर को बड़ा करना है, किसको छोटा करना है, कौन सी पहले पन्ने पर जाएगी, कौन से अंदर, ये जद्दोजहद होती है प्रिंट के पत्रकारों की, प्रिंट के मीडिया से जुड़े हुए लोगों की। लेकिन डिजिटल में कोई समय नहीं होता, खबर हर समय हो रही होती है और उसे हर समय छपना होता है। जितनी खबरें हो रही होती है वो सारी आपकी होती हैं। वहां पर यह तय है कि दिन की अगर 2000, 3000 खबरें भी आई हैं अलग अलग माध्यमों से, आपके संवाददाताओं से, एजेंसियों से, दूसरे विजुअल माध्यमों से, आपको उसमें से 150 से 200 खबरों को ही स्थान देना है। ये एवरेज है, कभी 100 भी हो जाती है, अगर एक कोई खबर बड़ी छप गई, 2 खबरों ने ज्यादा जगह, 100-150 खबरें चुनने की एक अलग चुनौती है कि यार इतनी खबरें हैं दुनिया में। अब लोग कहेंगे ये नहीं छापा, वो नहीं छापा, तो कोई बड़ी खबर ना छूट जाए। वो प्रिंट के संपादक की और प्रिंट के पत्रकार की बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इसको 18 पन्ने में समेटना है, बगैर अपने पाठक को ये महसूस हुए कि यार मैंने कोई खबर छोड़ दिया, किसी खबर को कम तवज्जो दे दी, ये खबर तो पहले पन्ने की थी या ये बड़ी छपनी थी। हर एक का परसेप्शन अलग होता है। डिजिटल में ये है कि जो भी हो रहा है इस वक्त दुनिया में, पॉलिटिकल एंगल से, स्पोर्ट्स के, इसमें मनोरंजन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, वो हमको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना ही है। डिजिटल के पत्रकार 24/7 काम करते हैं, लगातार 24 घंटे काम करते हैं, 3 शिफ्ट्स में काम करना होता है। आपको 24 घंटे सतर्क रहना जरूर, लेकिन आपकी जब शिफ्ट है तब सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होता है। तो डिजिटल की दुनिया बिल्कुल अलग है।
हाँ, डिजिटल में आप अगर वरिष्ठ पद पर हैं, जैसे मैं अगर संपादक हूँ, तो रात को 2 बजे भी कोई बड़ी खबर हो रही है, मुझे उससे जुड़ना होता है। अचानक खबर आएगी कि लता मंगेशकर नहीं रहीं, तो वो बड़ा करना है। रतन टाटा के जाने की खबर रात को पौने 12 बजे भी आएगी, तुरंत उसी पे। और यही मोटा-मोटी टेलीविज़न के लिए भी होता है। टेलीविज़न में फिर भी ये है कि एक सिंगल स्क्रीन है, लीनियर माध्यम है। इस वक़्त टेलीविज़न अगर इज़राइल की खबर पे है या चुनाव की खबर पे है या किसी बड़े राजनेता के किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पर उनके चैनल ने काम किया, वो उस पर है, तो उसको उसी पे फोकस रखना है। बाकी खबरों का कितना भी इनपुट आ रहा है, वो स्क्रॉल में चल सकती हैं, लेकिन उसको उसके आगे की खबर पे नहीं जाना है। डिजिटल में मेरे होम पेज पर कम से कम 10 या 20 या 25 खबरें लगी भी हुई हैं, तो भी अंदर मेरे पास लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से, उत्तराखंड के शहरों से, मध्य प्रदेश के जिलों से, जहाँ से हम कर भी रहे हैं अभी हम, उन सारी जगहों से जितनी भी खबरें आ रही हैं, वो लगातार प्रकाशित हो रही हैं, उन पे अलग-अलग टीमें काम कर रही हैं। यूट्यूब चैनल पर लगातार वीडियो बनकर चले जा रहे हैं। तो डिजिटल जो है वो प्रिंट और टीवी से इतर अधिक चुनौतीपूर्ण जगह है, ऐसा मैं मानता हूँ। वहां पर आपको खबरों को ज्यादा अलग तरीके से समेटना होता है। वैरायटी जो खबरों की होती है, विविधता जो खबरों में होती है, वो अधिक होती है। आपको अपने पाठकों को लगातार अपडेट रखना है। कोई स्पोर्ट्स में, खेलों में रुचि रखने वाला है, उसको भी जोड़ना है, मनोरंजन वाले को भी जोड़ना है, राजनीति वाले को भी जोड़ना है, देश दुनिया की खबरों में जो रुचि रख रहा है, किसी को रूस यूक्रेन की ताजा अपडेट चाहिए, उसको भी आपको आपसे दूर नहीं जाने देना है। इजराइल हमास में उसकी रुचि है, उसको। तो डिजिटल में ये है कि स्पेस की लिमिटेशन नहीं है, आपके रिसोर्स की लिमिटेशन है। आप अपने न्यूज रूम में कितने लोग रख पाएंगे और आखिर कितने खबरों को कवर कर पाएंगे, उसकी भी लिमिट है। तो आपके पाठकों की रुचि, डिजिटल की एक अच्छी बात यह है कि लोग इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, कितनी देर तक पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये जानकारी सही सही ना अखबार में मिल पाती है, न टीवी में। डिजिटल में मिल रही होती है, तो उसके आधार पे आप तय करते हैं कि मुझे इन खबरों पर ज्यादा फोकस करना है। आजकल जो खबरें हैं वो देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ब्रेक हो रही हैं। तो सोशल मीडिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन के आया है, और यहाँ तक कि डिजिटल मीडिया को भी देखा गया है कि वो भी फेसबुक, यूट्यूब और इन सब का सहारा लेते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पाठक ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। तो क्या आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, गहरा, गंभीर और दिलचस्प सवाल है भावना जी, और ये एक चुनौती है। सबसे पहले तो सोशल के साथ मीडिया जुड़ा होना ही बड़ा चुनौतीपूर्ण है। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का आना जाना है, वो फेसबुक पर समोसे खाने की, घूमने की, तफरीह की, विदेश जाने की, दुख की, सुख की सब जानकारियां अपनी व्यक्तिगत दे रहा है। अब लेकिन वो मीडिया बन गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ बहुत सारे लोग होने से वो मीडिया नहीं हो जाता। सोशल मीडिया का जो दूसरा दुष्प्रभाव है वो हमारा, एक तो समय खा गया, वो तो ठीक ही है, लेकिन एक बड़ा दुष्प्रभाव ये भी रहा कि हमें अब जो पत्रकारिता हमेशा से किसी दायरे में नहीं आई और सवालों के घेरे में नहीं है, इसलिए आ गई कि अब तथ्यों को जांचना पड़ता है। किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, पता नहीं वो सच है कि नहीं। और इसीलिए जो मैं कहता हूँ, पुराने जो मीडिया ब्रांड्स हैं उनकी विश्वसनीयता बड़ी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने ट्विटर पर कुछ देख लिया या फेसबुक पर कुछ देख लिया, यूट्यूब पर, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, अब उसको लेकर अधिक सतर्क व्यक्ति हुआ है। क्या वो स्थापित मीडिया ब्रांड से आ रहा है? अगर अमर उजाला से आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे पूरी संपादकीय प्रणाली, संपादकीय नीति है। उस वजह से अब उसको ये देखना पड़ता है कि तो सोशल मीडिया पर खबरें ब्रेक हो जाती हैं, वो इसलिए भी होती हैं, हम भी हैं फेसबुक पर, सोशल, सब मीडिया हाउसेस को होना पड़ता है कि लोग वहां पर हैं। लोग किसी भी कारण से अगर वहां पर हैं, तो जहां पर आपका पाठक जाएगा, उसकी दृष्टि जाएगी, जो कहते हैं आई बॉल्स हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। भाई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके अपने रिटेल आउटलेट्स हैं, लेकिन मॉल में अपनी दुकान वो क्यों खोलते हैं? फुटफॉल है, लोग जा रहे हैं मॉल में सामान खरीदने, तो वो सोचता है कि मेरा जो ब्रांड है, जब लोग मॉल में सामान खरीदने जाए तो वहां भी उसको दिखाई दे, वो उसको कंज्यूम करे। ठीक वैसे ही ये होता है कि अगर मैं अपना डिजिटल मीडिया या अखबार का मीडिया चला रहा हूँ और लोग ट्विटर पर व्यक्तिगत संदेशों के लिए, अपनी जानकारी के लिए, भाई पहले तो पत्रकार ही होते थे जो सेलिब्रिटीज की खबर आप तक पहुंचाते थे, अब सेलिब्रिटी खुद ही ट्विटर पे है। अमिताभ बच्चन खुद ही वहां कह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ, शाहरुख खान खुद ही वहां कह रहे हैं, बिल गेट्स खुद ही वहां कह रहे हैं, जो बाइडेन खुद ही वहां कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद ही वहां कह रहे हैं। तो वो सूचना का माध्यम, सोर्स का माध्यम बनेगा, लेकिन उस सोर्स का एनालिसिस, उसका विश्लेषण, उसका विस्तृत प्रभाव और हर चीज वहां पर नहीं होती। जो वहां पर नहीं होती वो लाने का काम पत्रकारों का होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर कई बार खबरें ब्रेक भी होती हैं, तो मैंने ये भी बताया क्यों ब्रेक होती हैं, और ये भी बताया कि जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनको वहां रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि यूजर वहां पर है उसका, वो वहां आ रहा है
तो अगर वो खबर देखना चाह रहा है तो बड़े मीडिया हाउसेस वहां से भी उसको खबर देंगे, वो किसी भी माध्यम से कंज्यूम करे। मीडिया पर से उठते लोगों के भरोसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक ऐसी बहस है जिसका अंत तो नहीं है, लेकिन इस पर बात हो सकती है लगातार। हम्म, और इसके लिए मैं दोनों चीजें मानूंगा। देखिए, एक तो बहुत हद तक मीडिया खुद दोषी है। हम्म, कुछ मीडिया हाउसेस ने, कुछ मीडिया संस्थानों ने और व्यक्तिगत रूप से कुछ पत्रकारों ने मीडिया की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की है। हम्म, अपना एजेंडा या चलाया है या अपने व्यक्तिगत हितों को साधने की कोशिश की है। उसने मोटे तौर पर जो अच्छा काम कर रहे थे मीडिया के लोग, उनको भी प्रभावित किया है। उनकी विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आई है। उस पर सवाल उठे और उठने चाहिए। मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। जो अकबर इलाहाबादी कहते हैं ना, उसी को मानता रहा है हमारा देश का मीडिया की खींचो न कमानों को, न तीर निकालो और तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो हम तो तोप से मुकाबला करने के लिए, वो तोप अंग्रेजों की थी, वो प्रतीक था। तो तोप से मुकाबला करने के लिए हमने अखबार निकाले, क्योंकि वो मिशन मोड था। हम देश की आजादी चाहते थे। उदन मार्टन से लेकर जो पहला हिंदी का अखबार था, अभी तक की यात्रा में उस मिशन मोड को हम मूल में रखते हैं पत्रकारिता के। और उस मिशन से अगर पत्रकारिता भटकी है तो उसको उस दोष से बरी नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो पूरी तरह से खारिज कर देगा आरोपों को और कहेगा नहीं नहीं, पत्रकारिता तो बिल्कुल दूध की धुली है और कोई शरण नहीं आया और सब बढ़िया चल रहा है। नहीं नहीं, हम्म, पत्रकार जो है वो भी मनुष्य है, व्यक्ति है। और वो कोई पैराशूट से धरती पर उतारा हुआ ऐसा अवतार नहीं है जिसमें मनुष्य में जो कमियां हैं वो कमियां उसमें नहीं है। उसको उससे दूर रहना चाहिए, ये अपेक्षा बिल्कुल जायज है, सही है। इसलिए उसके उस पर और मीडिया पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे समाज के हर क्षेत्र में हम तो चौथा खंबा कहते हैं, लेकिन क्या विधायिका में शरण नहीं है? सबसे ज्यादा विधायिका के लोगों पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। कार्यपालिका पर बहुत आरोप लगते हैं, उसके पतन की खूब बातें होती है। और न्यायपालिका जिसको हमने अछूता माना, हमेशा कभी छुआ नहीं, वहां से तक हमने इस तरह की क्षरण को, पतन के उदाहरणों को देखा है। वैसे ही पत्रकारिता में भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन उसके आगे एक मुद्दा और है। भरोसा उठने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जब से सोशल मीडिया आया, उस सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने अपने उस व्यक्तिगत एजेंडे को, और ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं भावना जी, और जो लोग इसको सुनेंगे वो इसको जी, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि एक बहुत सोची समझी साजिश है जिसके हम्म, खिलाफ मैं लगातार हर मंच से, हर हम्म, प्लेटफॉर्म से जहां मौका मिलता है बताता हूं, आगाह करता हूं। खास तौर पे जो युवा पत्रकारिता में आ रहे हैं उसको ये हम्म, बहुत बारीक अंतर है और उसको समझना चाहिए। आज के पहले पत्रकारिता में कमियां नहीं थी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक संस्था है, एक संपादक है, उसकी एक कार्यप्रणाली है, एक छलनी लगी है जिसमें से गंदगी छीनकर अच्छी चीजें बाहर आती हैं। उस छलनी में कई बार कुछ अच्छी चीजों को भी छान दिया गया, लेकिन इसकी मतलब ये नहीं कि वो पूरी छलनी खराब थी। लेकिन जब सोशल मीडिया आया इंटरनेट के माध्यम से, तो लोगों को लगा कि अरे वाह, अब बढ़िया हो गया। ये संपादक लोग, हमने जो गंदगी समाज में फैलाने की कोशिश की उसको रोक देते थे, अब इस गंदगी को हम डायरेक्टली सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में प्रसारित करेंगे, जहर को बोएंगे, जहर को काटेंगे। और ये एजेंडा वाले लोग हैं जो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, विदेश की जो ताकतें भारत को नीचे गिराना चाहती है उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस गंदगी को फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आगे जाकर जब इस तरह के षड्यंत्र बेनकाब होने लगे, लोगों को समझ में आने लगा, जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वगैरह कहने लगे, फेसबुक या ट्विटर की बातों को सीधे सीधे सच नहीं मानने लगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया एजेंडा है। तो उन्होंने पारंपरिक मीडिया पर वापस अपना भरोसा ठीक से कायम किया। ऐसे समय में मीडिया की जो प्रतिबद्धता है, मीडिया की जो सजगता है, मीडिया की जो विश्वसनीयता है, उस पर जानबूझकर सवाल उठाकर उस पर से भरोसा कम करने की कोशिश होती है। क्योंकि जब तक वो भरोसा कम नहीं होगा, लोगों का एजेंडा, खराब एजेंडा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध ताकतों से सचेत रहना है। मीडिया में कमियां हैं तो उसकी बात कीजिए, उन कमियों को दूर करने के प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसकी वजह से समूचे मीडिया को खराब मत मानिए। और मीडिया की विश्वसनीयता को गिराने की आड़ में लोग जो अपना एजेंडा स्थापित करना चाह रहे हैं या मीडिया की विश्वसनीयता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जरूर भांप लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए मीडिया का स्वतंत्र निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है और पब्लिक कंसेंट की बातों को उठाना बहुत जरूरी है, पब्लिक के मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन खुद मीडिया कितना लोकतांत्रिक है? तो भावना जी, आप पत्रकारिता पढ़ाती हैं और मैं पत्रकारिता का अभ्यास करता हूँ, और आपका ये सवाल बहुत गंभीर है। आपने अभी तक के सारे सवाल भी बेहतर किए हैं और मुझे लगता है कि इस सवाल की थोड़ी गहराई में हमको जाना चाहिए। मोटे तौर पर मीडिया लोकतांत्रिक है,
लोकतांत्रिक से अगर आपका ये मतलब है कि सबको अपनी बात कहने की या जिस तरीके से पत्रकारों का चयन होता है उसकी आज़ादी है, हाँ। लेकिन कुछ जैसा मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था, मीडिया हाउसेज़ ने ऐसा नहीं भी किया है। कुछ मीडिया हाउसेज़ ऐसे हैं, जहाँ पर हो सकता है कि चीज़ें उतनी लोकतांत्रिक नहीं हों। लेकिन मैं फिर कहूँगा, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे ही मीडिया को हम गलत मान लें या अलोकतांत्रिक मान लें। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो सबकी खबर रखता है, उसकी खबर रखने वाला भी कोई होना चाहिए, लेकिन वो कोई कौन हो? वो सरकार नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार का अपना क्या वो कोई एक स्वतंत्र संस्था हो? नहीं। तो यहाँ पर मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि स्व अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज़ है। उसको लागू करके ही मीडिया अपनी विश्वसनीयता आप नहीं रखें। देखो, लोगों को छोड़ देना चाहिए। एक ही अनुशासन लागू हो सकता है पूरे मीडिया पर, वो है लोगों का अनुशासन। मीडिया किससे जिंदा रहता है? जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, चाहे अखबार में करें, चाहे टीवी में करें, चाहे डिजिटल पर करें। अगर लोग उस मीडिया के एजेंडा को समझते हैं और उसको ग्रहण करना बंद कर देते हैं, तो सारी व्यवस्था अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर आपको मुझे हायर करना हो, मान ले अमर उजाला डिजिटल के लिए, तो आप मुझ में क्या स्किल्स देखेंगे और एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए मुझ में क्या गुण होने चाहिए? बढ़िया सवाल है, और चूंकि मैं हमेशा कहता हूं, जब आपने भी एक दो बार बुलाया और अभी भी किसी भी जगह जाता हूं, तो मुझे सबसे पहली चीज ये लगती है कि क्लासरूम और न्यूज रूम का जो गैप है वो अभी भी ज्यादा है। तो अगर मुझे आपको हायर करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर अमर उजाला से जुड़ रही हैं तो हिंदी में हम हिंदी के अलावा किसी भाषा में नहीं है। मूल रूप से आपकी, देखिए, आप मास कम्युनिकेशन इसको कहते हैं ना, मास कम्युनिकेशन या जनसंचार इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई जो घटना घटी है, वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, जो सारे डब्ल्यूज का आंसर चाहिए होता है जनता को, वो अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करने की कला मूल मुझे लगता है क्वालिटी है, गुण है किसी भी जर्नलिस्ट का। क्या आप घटना को देखकर सहज भाषा में अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? आर यू ए गुड कम्युनिकेटर? ये मेरे लिए पहली स्किल है। बाकी चीजें बाद में आती है। तो कम्युनिकेट आप किसी भाषा में करेंगे, आप अंग्रेजी के पत्रकार हैं तो आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, आप हिंदी के पत्रकार हैं तो हिंदी अच्छी होनी चाहिए। उस विषय का ज्ञान, जिस विषय को आप कवर कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कानून, आपकी जो भी बीट हो, हेल्थ की बीट हो, हेल्थ की बीट वाले को, डॉक्टर को जितना मालूम होता है ना, कई बार उससे ज्यादा मालूम होना चाहिए, तब वो लोगों को कम्युनिकेट करेगा और सही सवाल डॉक्टर से पूछ पाएगा। अगर आप लीगल बीट या क्राइम बीट कवर कर रहे हैं तो पुलिस और वकील से ज्यादा आपको मालूम होना चाहिए, तब आप उससे सही सवाल पूछ पाएंगे। तो जब मेरे पास या हमारे अमर उजाला के दफ्तर में कोई पत्रकार आता है, तो हमारे पास एक टेस्ट होता है वहां। उस टेस्ट में आप जिस डेस्क के लिए टेस्ट दे रहे हैं, उस डेस्क से सवाल जुड़े हुए होते ही हैं। कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, आपकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर कैसी पकड़ है उसको देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ घटना हो गई, उसको देखकर या न्यूज एजेंसी पर देखकर या टीवी पर देखकर या हमारे संवाददाता के माध्यम से लेकर आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको हायर तब किया जाएगा जब एक तो पत्रकारिता को लेकर आपके अंदर जुनून हो। पत्रकारिता की बुनियादी शर्त यही है कि आप उस घटना को अच्छी भाषा में, आम फहम भाषा में कैसे जनता तक पहुंचा पाएंगे। तीसरा, अगर आप डिजिटल में आ रहे हैं तो आपको डिजिटल की कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, सीएमएस क्या होता है, टैगिंग क्या होती है, यूआरएल क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, कैसे खबर को सर्च किया जाता है गूगल और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, उसकी बुनियादी जानकारी है या नहीं है, फोटो बनाना आता है या नहीं। अखबार में और टीवी में एक पूरा सिलसिला है प्रोडक्शन का, जिसमें अलग अलग स्तर पर चीजें प्रोड्यूस की जाती है और हर एक की अलग जिम्मेदारी है, और उस सीक्वेंस और चेन से गुजरकर ही खबर आखिर में प्रकाशित होती है टीवी पर या अखबार पर। डिजिटल में ऐसी चेन बहुत ही शैलो है, बहुत कम है। डिजिटल में सब कुछ आप हो, जैसे हम कहते हैं बावर्ची भिश्ती खर, तो आपको ही खबर बनानी है, आप ही को उसका फोटो ढूंढना है, आप ही को उसमें वीडियो लगाना है, आपको कई बार उसमें वॉइस ओवर भी करने की कला आनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ वीडियो हम बना रहे हैं तो आपको एंकरिंग भी आनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर आप मल्टीटास्कर हो, आप में अलग अलग गुण जो आमतौर पर प्रिंट और टीवी में अलग अलग लोगों में होते हैं। एंकर है तो कई बार एंकर केवल टीपी पढ़ रहा है या एंकर केवल प्रस्तुत कर रहा है, उस कॉपी को लिखने वाला प्रोड्यूसर कोई और है, उस कॉपी को असाइनमेंट डेस्क से लेने वाला। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारे काम आपको खुद करने होते हैं। तो आप अगर अच्छे मल्टीटास्कर हैं तो डिजिटल के लिए आप ज्यादा उपयुक्त हैं।
क्या बात है। मीडिया एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आपने न्यूज़ रूम और क्लासरूम के गैप की बात की, तो ये सवाल ज़हन में उठा कि क्या उम्मीद आप उनसे करते हैं और उनके ट्रेन्ड जो बच्चे आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके साथ आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती? ये मेरी नहीं, मेरे साथ ही बहुत सारे संपादक साथी हैं, उन हम लोग उन मिलते भी हैं, बैठ के होते हैं। सभी की एक सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ये है कि अभी भावना जी जो नई पौध पत्रकारिता की आ रही है, उनमें कमियाँ हैं, जबकि पत्रकारिता के संस्थान इतने सारे आ गए हैं। तो उसमें अभी भी मुझे मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा और क्षमा के साथ कहूँगा कि बहुत कमी नज़र आती है, क्लासरूम में और न्यूज़ रूम में। क्योंकि क्लासरूम में आप जो पढ़ा रहे हैं और न्यूज़ रूम में हमें जिस तरह से काम लेना, उसमें गैप है। पहला गैप तो ये, और उसमें कई बार आप भी दोषी नहीं हैं। जैसे बच्चा अंग्रेजी की पत्रकारिता करने आया, उसको अंग्रेजी लिखनी ही नहीं आती ढंग से। वो हिंदी की पत्रकारिता करने आया, उसको हिंदी लिखनी नहीं आती। अब वो चौथी 5वीं कक्षा से लेकर 11वीं 12वीं तक ही उसको सीख लेना चाहिए था, ये बात सही है। तो इसके लिए पूरी तरह से पत्रकारिता संस्थान नहीं दोषी हैं। लेकिन अब आप अपने स्तर पर तो ठीक कर दीजिए, उससे खूब लिखवाइए। वो लिखना ही नहीं आता उनको। अगर वो एंकरिंग करने आ रहे हैं तो उनके तलफ़्फ़ुज़, उनके उच्चारण ही ठीक नहीं है, डिक्शन ही ठीक नहीं है। वो बोल ही नहीं पा रहे हैं और उनकी एंकर बनने की ख्वाहिश है, सपना है। अरे भाई, आप अगर अच्छे से नहीं बोल पाओगे, कैसे प्रेज़ेंटर अच्छे नहीं हो आप, प्रस्तुति अच्छे से नहीं, तो आप एंकरिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपकी कॉपी ठीक नहीं है तो आप नहीं आ पाओगे। उससे आगे आप जो कह रहे हैं उनके साथ किस तरह की, हमें 3 से 6 महीने, कोई भी फ्रेशर आता है ना, मैं उस दिन खुश होऊँगा जब किसी पत्रकारिता संस्थान से आने वाले किसी भी पत्रकार को, लड़का हो लड़की हो, उसको हमारे डेस्क के साथी कहें कि हाँ हाँ सर, इसको हमें दे दीजिए। अरे सर, ये नए बच्चे हैं, पहले 3 से 6 महीने तो इन पे मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब तक कि नहीं जाएगा कि 3 से 6 महीने मेहनत किए बिना ये काम के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर वहां क्या किया आपने? 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 8 महीने जितने का कोर्स था, वहां पर वो पढ़ाई होनी चाहिए कि वो रेडी टू यूज कंडीशन में, वो सीधे, हाँ ठीक है, स्टाइल शीट होती है संस्थान की एक वर्किंग, तो 10-15 दिन में सीख जाए, महीने भर में सीख जाए। अभी 3 से 6 महीने तो हमको इस बात पे लगते हैं, नए जो बच्चे आते हैं उनको भाषा सिखानी होती है, भाषा शैली सिखानी होती है, सीएमएस सिखाना होता है, हेडलाइन टैगिंग सिखानी होती है, फोटो की एडिटिंग सिखानी होती है, वीडियो बनाना, अपलोड करना सिखाना होता है। ये सब चीजें अगर हमें 3 से 6 महीने यहीं सिखानी है, तो मुझे लगता है कि हम शायद वहां पर सही तरीके से क्लासरूम में मेहनत नहीं कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री बन गया है और इस इंडस्ट्री में पत्रकार की क्या स्थिति है? और इंडस्ट्री में तो लेबर राइट्स होते हैं, पत्रकारों के अपने अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों की क्या स्थिति है वर्तमान में? अच्छा सवाल है भावना जी, और कई पत्रकार इसको लेकर थोड़े भ्रमित भी होते हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि जिस तरह के श्रम कानून भारत में लागू हैं, वो सारे पत्रकारों के लिए भी लागू हैं, और उसके आगे जाकर पत्रकारों के लिए अलग अलग माध्यमों से प्रयत्न भी हुए हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज से कुछ समय पहले जब पत्रकारिता में इस तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, पत्रकारिता में इस तरह का पैसा नहीं था, तो ज़रूर ये दिक्कत थी कि पत्रकारों को पैसे बहुत कम मिलते थे और काम की अधिकता बहुत होती थी। प्रेशर, हर जॉब की अपनी देखिए अच्छाई बुराई होती है। आप सेना में जाते हैं तो आपको पता होता है कि 8 से 10 महीने आपको घर पे नहीं आना है। आपके घर वालों से आप नहीं मिल पाएँगे, त्योहार भी आपके जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहीं मनेंगे। आपको +40 डिग्री से लेके -40 डिग्री तक कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। पुलिस में आप हैं तो आपको अलग तरह की ड्यूटी करनी होती है और आपको अवेलेबल नहीं हो सकते। कोर्ट में हैं, आप वकील हैं, तो आपकी अलग तरह की बाध्यताएँ, इसी तरह पत्रकार की अलग तरह की होती है, और ये समझ के ही इस पेशे में आना चाहिए। जहाँ तक बात है श्रम कानूनों की, जितने श्रम कानून बने हैं, वो सारे के सारे पत्रकारों को भी एज़ ए वर्किंग जर्नलिस्ट, एज़ ए एम्प्लॉयी लागू होते हैं। आज से कुछ समय पहले ये स्थिति थी कि आपको उस तरीके से आपके काम के एवज में, लेकिन अब इतना कंपटीशन बढ़ा है, अच्छे स्किल की, अच्छे टैलेंट की डिमांड जिस तरीके से बढ़ी है, उल्टा मामला है। उस तरह की स्किल अवेलेबल नहीं है, लेकिन संस्थान उस तरीके का पैसा देने के लिए, उस तरह की बेहतर वर्किंग कंडीशंस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, इससे अछूता पत्रकारिता जगत भी नहीं है, जिस तरह के अन्य क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में हो या किसी भी अन्य क्षेत्र में, क्योंकि वो श्रम कानून, अगर आप कोई संस्थान चला रहे हो और किसी को भी एम्प्लॉय कर रहे हो, अब आप किसी भी फील्ड के एम्प्लॉयर हो, वो कानून लागू होता है, और वो कानून देश में सबके लिए समान है। मेरे कई साथी पत्रकार हैं और जिस तरीके से उनसे चर्चा होती है, वो बताते हैं कि बहुत दबाव है, बहुत तनाव, बहुत दबाव है। और आपने भी देखा होगा कि आए दिन पत्रकारों में अटैक्स की खबरें बहुत सुनने में आ रही हैं। तो क्या वाकई में बहुत तनाव, दबाव की वजह से एक समय के बाद कई पत्रकार ये कहते हैं कि अब इस फील्ड से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, अगर कुछ और
ऑप्शन हो, और कई बार ऐसा होता है कि एक समय के बाद आपकी एज भी नहीं रह जाती है किसी दूसरे जॉब में ट्राई करने के लिए। तो इस स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भावना जी, बहुत गंभीर मुद्दे को छेड़ा है, और ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि कई युवा पत्रकार साथी भी अ, एक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, मानसिक दबाव के शिकार हो रहे हैं। अटैक्स तो खैर आपने जो कहा वो मुझे लगता है कि अब कोई बच्ची, अभी हम मैंने असम का वीडियो देखा है, 12 से 14 साल की बच्ची डांस कर रही है स्टेज पे और वो अचानक उसको अटैक आ गया। ये एक अलग मेडिकल कंडीशन है, और ये कोविड की वजह से हुआ है, नहीं हुआ है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बहुत सारे डॉक्टर दोस्तों का मानना है, और हमने उस पर वेबिनार्स भी किए हैं कि कुछ नुकसान कोविड ने इस तरीके का किया है कि हम वल्नरेबल ज़्यादा हो गए हैं। हमारी हार्ट के अंदर की कंडीशन हमें पता ही नहीं चलती थी, इसलिए हम दौड़ते, भागते, खेलते, कूदते, पार्किंग में बैठे घर पे हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। वो एक अलग मेडिकल मसला है। लेकिन पत्रकारों के ऊपर जो दबाव मानसिक है, वो एक बहुत गंभीर मसला है। मैं जितने पत्रकार साथी हैं उनसे कहना चाहूँगा, जिस तरह मैं शुरू में कह रहा था कि हर फील्ड का एक ग्लैमर है। आप पत्रकार क्यों बनना चाह रहे हैं? आपकी पूछ-परख होती है, सम्मान होता है, लोग आपको एक अलग नज़र से देखते हैं, आप जहाँ जाते हैं, आप टीवी के जर्नलिस्ट हैं तो उसके साथ ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है, पहचान है। आप अखबार के भी जर्नलिस्ट हैं तो आप बड़े अधिकारियों से, नेताओं से संपर्क में हैं, रसूख से आप जुड़ जाते हैं। आप उस ग्लैमर के लिए अगर जर्नलिज्म में आ रहे हैं तो आप मत आइए। बहुत सारा अवसाद ना भावना जी, जो कहने का है और करने का है उसमें अंतर है। आप आए हैं उस तरह का ख्वाब लेके, आपको उस तरह का सेलिब्रिटी हुड चाहिए, आपको उस तरह का ग्लैमर चाहिए, आपको बड़े निर्णायक पदों पर बैठे हुए लोगों से करीबी चाहिए, और हर किसी को वो करीबी नहीं मिल पाती। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बाद में। कई लोग उस वजह से भी बड़े अवसाद में जाते हैं। जो बाहर से दिख रहा है, जो ग्लैमर है, जो चमक-दमक है, वो अंदर से अलग होती है। ये वैसा ही है जैसे बॉलीवुड में पर्दे पर आपको हीरो हीरोइन दिखाई दे रहे हैं, उनकी चमक और उनके पीछे के कितने स्याह किस्से हम लोग सुनते या सुनाते हैं, हम पत्रकार ही बताते हैं। वैसे ही पत्रकारिता की दुनिया में बाहर से आपको जो चमक, रसूख, ग्लैमर, धमक दिखाई देती है, उसके पीछे एक अलग तरह की दुनिया भी है। वहाँ पर काम है, काम की सच्चाई है, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हैं। आपको फील्ड में जाना है, धूप में खड़े रहना है, बारिश में खड़े रहना है, खबर जुटानी है, बाइट लानी है। अगर आपने उसको ग्रहण सही तरीके से नहीं किया, आपने माना कि मुझे चमक-दमक तो पूरी मिले, पावर और रसूख तो पूरा मिले, लेकिन उसके साथ जो कष्ट सहने पड़ते हैं वो नहीं मिले, तो आप बताइए क्या ये संभव? फिर वहां से जाके मन की टूटन का, अवसाद का, विचारों के प्रभावित होने का, बिखराव का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो अपेक्षाओं के स्तर पर सही हो जाइए। जी। दबाव है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि डिजिटल में तो हमको हर खबर से जुड़ा होना आता है। एक पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, और एक ओढ़ा हुआ प्रेशर होता है, और एक नेगेटिव प्रेशर होता है। मैं तीनों को डिफाइन करता हूँ। पॉजिटिव प्रेशर है कि हाँ यार, हमको आगे रहना है, खबर पहले ब्रेक करनी है, कोई खबर छोड़नी नहीं है, मेरी बीट की खबर मेरे पास ही होनी चाहिए। रिपोर्टर का एक किक होता है कि ये खबर मैंने पहले ब्रेक कर दी, मैं उस नेता का इंटरव्यू पहले ले आया, ये तो मेरे पास एक्सक्लूसिव है, अरे ये खबर तो हमारे यहाँ पहले चल गई। ये सारा पॉजिटिव प्रेशर होता है, और ये अच्छी चीज है। कई बार पॉजिटिव एंग्जाइटी भी, और इसके ऊपर बहुत रिसर्च है, और वो अच्छी होती है। इट कीप्स यू गोइंग, इट कीप्स यू कॉम्पिटिटिव, यू वांट टू अर्न, यू वांट टू, एंड व्हेन यू अर्न यू वांट टू सेलिब्रेट। तो एक अचीवमेंट का सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, वो अच्छी चीज होती है, उससे जुड़ते हैं लोग। एक ओढ़ा हुआ प्रेशर होता है कि आपने मान लिया कि आप बहुत महान हो, आप सबसे बढ़िया पत्रकार हो, आपको सबसे अच्छा लिखना आता है, आप सबसे बेहतरीन हो, और आपने अपनी इच्छा और क्षमताओं के बीच में फर्क को नहीं देखा। इच्छा आपकी है कि आप ऐसे हो जाएं, क्षमता नहीं है, और क्षमता को ग्रहण करने की इच्छा भी नहीं है। वहां से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टूटना चालू होता है, क्योंकि आपने सच्चाई से आंख नहीं मिलाई। आप मानेंगे कि यहाँ अंधेरा है तभी दिया जलाएंगे, आप मानेंगे नहीं कि यहाँ अंधेरा है तो आप दिया नहीं जलाएंगे, आप मानेंगे यहाँ गंदगी है तभी उसको साफ करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। मैंने अपने इतने लंबे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चों को देखा है जिन्होंने इस सच्चाई से आंख नहीं मिलाई, और उनमें टैलेंट होने के बावजूद फिर वो फ्रस्ट्रेट हुए और उस दिशा से भटक गए जहां उनको पहुंचना था, वो नहीं पहुंच पाए। तो ये पहला है पॉजिटिव प्रेशर, दूसरा है ओढ़ा हुआ प्रेशर, तीसरा है नेगेटिव प्रेशर। मैं जैसे हर चीज को सच्चाई से स्वीकार करने में भरोसा रखता हूं, वैसे ये भी स्वीकार करता हूं कि कई जगह न्यूज रूम्स में अनावश्यक दबाव है, प्रेशर है। जिस तरह दफ्तरों की पॉलिटिक्स होती है, वैसी दफ्तरों की पॉलिटिक्स अखबारों के या टेलीविजन चैनलों के या डिजिटल के न्यूज रूम्स में भी है। वो इंसानी स्वभाव है। व्यक्ति एक दूसरे से जलता है, गिराने की कोशिश करता है। कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार ठीक नहीं होता, वो ठीक से पेश नहीं आते, वो मनुष्य से मनुष्य का जो भाव होता है उसको समझे बिना एक मशीन की तरह काम करते हैं।
वहां पर जाकर दिक्कतें शुरू होती है और वहां से नेगेटिव प्रेशर भी शुरू होता है। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, संजीदा व्यक्ति है, मेहनत कर रहा है, बच्चा है, बच्ची है, जिसको आगे बढ़ना है, पूरे कौशल, पूरी प्रतिभा के साथ वो आया है इस क्षेत्र में, लेकिन आपने अपने व्यवहार से उसका मन दुखा दिया और वो नेगेटिव प्रेशर है। मैं इस तीसरी कैटेगरी के प्रेशर को सबसे गलत मानता हूँ। इसको रोका जाना चाहिए। रोकना आसान नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति का तरीका अलग होता है। मेरा तरीका मेरे न्यूज़ रूम में अलग हो सकता है, किसी और संपादक का अलग हो सकता है, कोई सीनियर अपने जूनियर से अलग तरीके से बात कर रहा होता है, कोई कल्चर ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी होता है, कार्य संस्कृति होती है हर दफ्तर की, हर ब्रांड की। अमर उजाला की अलग हो सकती है, दूसरे ब्रांड्स की अलग हो सकती है। वो कार्य संस्कृति भी इसमें भूमिका निभाती है। किसी की कार्य संस्कृति में ही नेगेटिव प्रेशर एम्बेडेड होता है और कोई संस्थान होता है जहां पर हमेशा कार्य संस्कृति अच्छी होती है, कुछ लोग गलत होते हैं और वो उस तरीके से उस कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाने की बजाय उसको प्रभावित करने में लगे रहते हैं। तीनों ही तरह के प्रेशर जो हैं उनका अपना अपना अलग प्रभाव है भावना जी। पॉजिटिव प्रेशर अच्छा होता है, आप उसको उसी दायरे में रखें, उतना ही सीमित रखें। ये हर किसी को नहीं आता, लेकिन मैच्योरिटी जो हम परिपक्वता कहते हैं ना, वो यही तो होती है कि आप उस प्रेशर को टाइट्रेट करना, मॉडरेट करना सीख जाएं कि मुझे इस लिमिट तक इससे किक लेनी है, इस लिमिट के आगे नहीं जाना है। यार नहीं लगा पाए खबर तो नहीं लगा पाए, ठीक है, लेकिन हमें उससे अवसाद में नहीं जाना, लेकिन अगली खबर को अच्छे से लगाएंगे, उससे नेगेटिव भी नहीं जाना कि अरे मैं तो हार गया, डूब गया। ये परिपक्वता के साथ आता है और इसमें सीनियर्स को भी थोड़ी मेंटोरिंग की, समझाइश की, गाइडेंस की जरूरत है। ओढ़ा हुआ प्रेशर मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है आजकल के युवाओं में। मैं इसको ज्यादा देखता हूँ। सीखने की इच्छा उतनी नहीं है, सीनियर ने थोड़ा डांट दिया, अब वो नेगेटिव प्रेशर जो है क्रिएटेड ना, उसमें भी तरह अलग होता है। मैं जिसने अखबार निकाला कॉलेज के समय में, हम शुरुआती बातचीत में कर रहे थे, जिसने वाद विवाद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती, मैं जिसने अपनी निबंध प्रतियोगिताएं इतनी सारी जीती, और मैं खुद उसी अहंकार, उसी घमंड के मैं स्वीकार कर रहा हूं खुलकर, नई दुनिया में गया और मुझे वहां प्रूफ डेस्क पर बिठा दिया गया। मैंने कहा तो पत्रकार बनने आया हूं, मुझसे प्रूफ रीडिंग करवा रहे हैं, जो सबसे पहला पायदान नीचे। लेकिन मैं 3 दिन भावना जी वहां बैठा हूं और मेरा सारा अहंकार, गुरूर दूर हो गया, टूट गया, और मुझे समझ में आया नई दुनिया अखबार क्यों है। वहां जिस तरह की हिंदी मुझे सीखने को मिली, वहां जिस तरीके से मेरी हिंदी का परिष्कार हुआ, मैं आज संपादक की कुर्सी पर बैठा हूं तो इसलिए कि मैं उस निचले पायदान से शुरू किया। अब मैं आज के बच्चे को किसी को नीचे बिठा दूं, अरे आपने तो हमें ये काम दे दिया, उस काम से ही इन भावना आ जाती है, वो सीखना ही नहीं चाहते। वहां पे फिर वो बढ़ा हुआ नेगेटिव प्रेशर है। मेरी कॉपी कितनी बार फाड़ कर संपादक ने रद्दी की टोकरी में फेंक दी, वहां भी मेरा अहंकार है। मैं तो इतना जीतता हूँ, राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीत के आया हूँ। अब जो युवा इसको देखेंगे, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि देखिए, एक होता है कि कोई प्रताड़ित कर रहा है, एक है सिखाने के लिए आपको डांट रहा है या समझाइश दे रहा है। मैंने नई दुनिया के दिवाली विशेषांक के लिए नेहरू जी पर लेख लिखा भावना जी, नेहरू जी पर, और अभय चल्लानी जी, अब वो दिवंगत हो, वो है नहीं दुनिया में, स्वर्गीय हो गए। उन्होंने मेरे नेहरू जी पर लिखे हुए लेख को 5 बार फाड़कर फेंक दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन पर कई बार पहले निबंध लिख चुका हूं और 14 नवंबर पर लिखता ही था, बोलता ही था उनको लेके जी, क्योंकि दिवाली विशेषांक था नई दुनिया का, जिसका गुणवत्ता का स्तर बहुत अलग था। वो मुझसे कुछ और चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे 4-5 किताबों के नाम बताए, उनमें जाकर मैंने नेहरू जी के बारे में कुछ और पढ़ा। फिर मैंने जो लिखा वो स्वीकृत हुआ, और आज भी आप उसको पढ़िए, उसमें मेहनत दिखती है, आपके संपादक का मार्गदर्शन दिखता है, मेरा टूटा हुआ कपूर दिखता है। ये सब सीख कर हम यहाँ पहुंचे हैं, जादू से नहीं पहुंच गए हैं। अगर आप उस सीढ़ी को नहीं चढ़ना चाहेंगे, आप चाहेंगे बस आपको मोटी तनख्वाह मिल जाए और आपका खूब नाम हो जाए, दिक्कत वहां से ये अवसाद वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली, डिप्रेशन वाली ज्यादा शुरू हो रही है। किसी के व्यवहार में खराबी है तो मैं उसको बरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको बदलना उतना आसान नहीं है, वो व्यवहार है उसका। आप देखिए, आप अगर नहीं समझ में आता है भाई, दूसरी संस्थान, दूसरी जगह जाना होगा आपको। लेकिन आप अधिकतर मामलों में ये कर रहे हैं कि आप ओढ़ ले रहे हैं, इसने मुझे क्यों डांट दिया, मुझे हल्का काम क्यों दे दिया। वो सिखाई होती है, वो समझाइश होती है, अंतर करना आपको समझना पड़ेगा। आप भी एज ए टीचर बच्चों को डांटती होंगी, वो इसलिए ना कि वो बेहतर बन जाए। वो जब जाए तो कहें कि नहीं, हम सीख के आए हैं भावना मैडम से, तो हम कुछ अलग कर पा रहे हैं जीवन में। वो अंतर बच्चे आजकल कम कर पा रहे हैं, और ये आपका भी अनुभव होगा मुझे लगता है। कहा जाता है कि इंटरनेट और सूचना के अधिकार ने नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, और नागरिक पत्रकारिता की दशा और दिशा क्या है? बढ़िया सवाल है ये भी। नागरिक पत्रकारिता, सिटीजन जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं, बढ़ा है, और इंटरनेट ने इसको बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया है। ऐसी हम हर जगह रिपोर्टर नहीं रख सकते, हम हर जगह संवाददाता नहीं रख सकते, तो बहुत सारे लोग हैं जो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो खबरें भेजते हैं। अगर वो सत्यापित होती हैं तो वो छप जाती हैं। सत्यापित शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है।
नागरिक पत्रकारिता अच्छी चीज है, जो आपने पूछा अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है। हर जगह संवाददाता नहीं हो सकता, हर जगह कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं जाएगा। वहां अगर किसी आप मीडिया हाउस के आंख नाक कान बन रहे हैं और दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ ये घटना हो गई जहां पर किसी अखबार का, किसी मीडिया हाउस का, टेलीविजन चैनल का, डिजिटल मीडिया का पत्रकार नहीं था, तो बहुत अच्छी बात है, आप नागरिक पत्रकारिता कीजिए। इतने सारे लोग, कोई मीडिया हाउस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि रख ले। लेकिन दिक्कत कहां से शुरू होती है कि आपकी रिपोर्टिंग में, आपकी नागरिक पत्रकारिता में अगर जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको फिर जवाबदेही के साथ ही करना पड़ेगा। अगर किसी नाबालिग की पहचान छुपानी है तो छुपानी ही है। किसी महिला के उत्पीड़न से जुड़ा कोई मामला है तो आप नागरिक पत्रकार बन के फिर उसकी पहचान उजागर नहीं कर दे सकते। कोई राष्ट्रीय हित से जुड़ा संवेदनशील मसला है तो आप उसको नहीं कर सकते। कैप्टन अभिनंदन का जो इतना बड़ा मामला हुआ, उसका सारा वीडियो व्हाट्सएप पे था, किसी टीवी चैनल पर, किसी डिजिटल मीडिया हाउस पे आपको दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि उस पर एक गाइडलाइन थी, वो राष्ट्रीयता हित से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा था। तो नागरिक पत्रकारिता की दिक्कत वहां शुरू होती है जहां पर उनके पास कोई पर्याप्त ट्रेनिंग जर्नलिज्म की नहीं होती, डूज एंड डोंट्स उनको नहीं पता होते, क्या खबर दी जा सकती है क्या नहीं। जो मैं कह रहा था कि संप्रेषणीयता का भी दिक्कत होती है कि भाई पत्रकार को पता होता है इस खबर को इस तरह कहना है, इस टर्म को ऐसे कहना है, वहां दिक्कत है। लेकिन जहां तक केवल सूचना भर देने की बात है, बहुत अच्छा काम नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से हुआ है, हो रहा है और होना चाहिए। हर जगह पत्रकार नहीं पहुंच सकता, या कई मामलों में ऐसा भी होता है कोई पत्रकार या कोई पर्टिकुलर मीडिया हाउस अगर उस खबर को दबाने छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी नागरिक पत्रकार ने, सिटीजन जर्नलिस्ट ने उसको उजागर किया है, प्रकाशित किया है और उस वजह से दुनिया को वो जानकारी मिली है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप ही ने, बल्कि अगला सवाल मेरा यही था कि आप अगर कह रहे हैं कि मान लीजिए सूचना देने तक अगर सीमित रहे नागरिक पत्रकार, तो सवाल फिर उठता है कि मीडिया की अपनी पॉलिसीज हैं, हर मीडिया का अपना एक खबरों को लेने का एक दायरा है, तो कई बार कई खबरें नहीं आ पाती। तो क्या अगर नागरिक पत्रकारों को ट्रेन किया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग के अभाव की आपने बात की, और कम्युनिटी मीडिया को मजबूत किया जाए, तो एक पैरेलल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ खड़ा हो जाएगा, नहीं उसके बराबर तो भी काफी हद तक, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी एक अच्छा दबाव बनाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि नागरिक पत्रकारों को केवल सूचना देने तक सीमित रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिखना, बोलना, अभिव्यक्त करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बस वो पेशेवर पत्रकारिता में नहीं आए हैं। हो सकता है वो जो काम कर रहे हैं, बैंक में है या आईटी में है, तो इसलिए है कि वहां की उन्होंने विधिवत ट्रेनिंग ली है, पत्रकारिता की ट्रेनिंग नहीं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, बहुत अच्छा लिखना पढ़ना जानते हैं और उनको सारा पता है क्या, तो वो कई बार खबरें और उसके लिए आपको अब किसी मीडिया हाउस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपका सोशल मीडिया का हैंडल है, ब्लॉग है, आपकी पोस्ट है, वहां भी आप जानकारी। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सूचना तक सीमित रहे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जवाबदारी नहीं निभा रहा है तो वो सूचना तक सीमित, अगर वो जवाबदेही निभा रहा है बहुत अच्छी बात है, वो भी। और जब आपने कहा कि पैरेलल, देखिए पैरेलल कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी ने इस तरह का कोई उपक्रम रच भी दिया, और ऐसे बहुत लोगों ने प्रयत्न भी किए हैं, इसके बहुत उदाहरण है कि वहां पर लोग ही पत्रकारिता कर रहे हैं, लोग ही जानकारी दे रहे हैं, बस उसमें जवाबदेही जुड़ गई है, वो फिल्टर लग गया है कि ये खबर जा सकती है और ये खबर नहीं जा सकती, या ये खबर इसी रूप में जा सकती है, तो मेरे लिए वो भी मीडिया हाउस है, वो कोई पैरेलल नहीं है। किसी के समानांतर किसी को न खड़ा करना है न किया जाना चाहिए। अगर लोगों का ऐसा समूह है जो सूचना को खबर में तब्दील करने की क्षमता रखता है, केवल सूचना तक सीमित नहीं रहता, और खबर में तब्दील करते वक्त वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है, हो गया काम। पत्रकारिता के भविष्य या भविष्य की पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं? मैं पत्रकारिता के भविष्य को बहुत उज्जवल रूप में देखता हूं। चाहे कितनी ही चुनौतियों की बात हो, चाहे कितने ही खतरों की बात हो, पत्रकारिता की अपनी जगह है और वो बनी रहेगी, और न केवल बनी रहेगी, वो मजबूत होगी। वो इसलिए मजबूत होगी कि दुनिया में जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, दुनिया में जिस तरीके से ध्रुवीकरण बढ़ा है, दुनिया में जिस तरीके से लड़ाइयां तेज करने की कोशिशें हो रही हैं, समाज में जिस तरह की घटनाएं और हलचल लगातार पैदा हो रही है, उसको बांधे रखने, जोड़े रखने, उसकी सही जानकारी देने और उस पर निगाह बनाए रखने का काम, जागरूकता बढ़ाने का काम कोई अभी भी सजग रूप में कर रहा है, तो वो पत्रकारिता ही है। आज भी लोग थाने में फोन करने से पहले पत्रकार को फोन करते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, इसमें मदद कर दो, और अगर खबर मीडिया में आ जाएगी तो हमारा काम हो जाए। केवल शायद हम जो संस्थान बने हुए उन तक निर्भर रहेंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। ये जो भरोसा है लोगों का, यही पत्रकारिता को जिंदा रखेगा, ना केवल जिंदा रखेगा, इसको मजबूत करेगा आगे। जयदीप कर्णिक जी अगर पत्रकार ना होते तो और क्या होते? मैं पत्रकार नहीं होता तो सैनिक होता।
मेरा सेना में जाने का बहुत मन था। हाँ, हाँ। मैं देश की सेवा करने के लिए सरहद पर जाकर लड़ना चाहता था। तो मैं अगर पत्रकार नहीं होता तो सैनिक होता। मैंने मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी भरा था, उसमें भी नहीं जा पाया और फिर मैंने पीएबीटी क्लियर की थी और अगर मैं इंटरव्यू देता शायद मैं कोई फाइटर प्लेन उड़ा रहा होता, फाइटर पायलट होता। लेकिन हुँ, मैं हुँ। नहीं जा पाया दुर्भाग्य से। लेकिन हाँ, अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो सैनिक ज़रूर होता। लेकिन आज भी मैं कलम के सिपाही के रूप में, सैनिक के रूप में ही कोशिश करता हूँ कि देश की जो सेवा हो सके वो करूँ। तो मैं इस तरह का सैनिक नहीं होता तो उस तरह का सैनिक होता और मेरे लिए वो आज भी ज़्यादा बड़े हीरो हैं, क्योंकि मेरा सपना था सेना में जाने का। हुँ, हुँ। चलते-चलते जो पत्रकारिता के छात्र हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, सपने देखिए, सपने देखने में बुराई नहीं है, लेकिन अपनी क्षमताओं को भी देखिए और उन क्षमताओं में इज़ाफ़ा करके अपने सपनों को पूरा कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सपना मत देखिए, बड़ा मत बनिए, बड़े की परिभाषा को दुरुस्त कर लीजिए। अगर आप अच्छा काम करते हैं और अपने काम से संतुष्ट होते हैं और समाज में बेहतर योगदान देते हैं, तो भी आप बड़े हैं। बड़े होने की ये परिभाषा नहीं है कि आप रसूखदारों के साथ घूम रहे हैं और उनसे आपके निजी संबंध हैं। ये एक उसका आउटकम या एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है, मेन प्रोडक्ट नहीं हो सकता। अगर आप अपने इन सिद्धांतों को दुरुस्त कर लेंगे तो जीवन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पत्रकार को खूब पढ़ना चाहिए। अगर वो खूब सारा पढ़ेगा तब थोड़ा लिखेगा और जो थोड़ा लिखेगा वो सही तब होगा जब उसने खूब पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, रिसर्च किया होगा और अपने काम को लगातार बेहतर करने के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। एआई आ गया है जिस पे आज बात नहीं हो पाई और वो अपने आप में एक अलग विषय है। हुँ, इस हुँ। एआई के युग में जब आप पत्रकारिता करेंगे तो आपको बहुत सजग रहना होगा, चुनौतियों से बहुत सतर्क रहना होगा और अपनी एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप करनी होगी। रूटीन काम तो आप मशीन और कंप्यूटर कर लेंगे। एआई आपकी बेसिक खबर लिख देगा, इतना सक्षम वो होगा। लेकिन आप हुँ। एआई से आगे जाकर व्यक्तिगत रूप से अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आपको उस टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे रहना ही होगा। बहुत सही कहा कि टेक्नोलॉजी से आगे एक कदम रहना पड़ेगा और एआई से आगे आपको सोचना पड़ेगा। वो चीज़ जो एआई नहीं कर पा रहा है, वो क्षमताओं को आपको डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी को बनाया ह्यूमन ने है और टेक्नोलॉजी कभी भी मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती है। जी। तो इन सारे अनुभवों को साझा करने के लिए, सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत धन्यवाद भावना जी मुझे जोड़ने के लिए और उम्मीद है संवाद का ये सिलसिला कायम रहेगा। जी, बिल्कुल।